बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपकी खिदमत में अफसर सुल्ताना का एक शॉर्ट स्टोरी लेकर हाजिर हुई हूँ। बहुत खूबसूरत हमेशा की तरह और बहुत ही अच्छे मौजू पर लिखी गई है। एक ऐसा मौजू कि जिसको देखने के बाद, इसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला हमारे हर नौजवान को ऐसा करे और उसकी ऐसी ही अच्छी तरबियत हो और वो इसी तरह से रिएक्ट करे। तो क्या मामला है जिसके लिए रिएक्ट करना है? आइए हम कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है ये तंगी दामा कैसी। मामूली नाक नक्शे वाली आलिया के चेहरे पर ना तो कोई ऐसी खास कशिश थी कि देखने वाले बार बार देखते, ना वो इतनी ज़हीन थी कि हर वक्त ढेर से लोग उसके चारों तरफ रहते। लेकिन इन सब बातों के ना होने के बावजूद भी स्कूल और कॉलेज की तरह यूनिवर्सिटी में भी उसके मकबूलियत में कमी ना आई थी। जब वह जदीद तरीन मलबूसात और हीरे के नाजुक नाजुक कीमती सेटों में लंबी सी चमकती हुई गाड़ी में से उतरती तो ढेरों आवाज़ें एक साथ गूंजती। सभी शहद की मक्खियों की तरह चिमट जाते। कोई देर से आने का शिकवा करता, कोई लड़की उसके नाजुक नाजुक सेटों को देखे जाती, वो मुस्कुराती, शुक्रिया अदा करती, इठलाती हुई तकरीबन जुलूस की शक्ल में डिपार्टमेंट तक पहुंचती। क्लासों के बाद भी उसके ग्रुप के लड़के लड़कियां कैंटीन चल देते, मना करते करते भी वह सबके बिल खुद ही दे देती। उसके मकबूलियत का राज यही दौलत थी जिसकी वो मालिक थी, और सबसे बड़ी बात कि वो जिस अंदाज में सब पर लुटाया करती थी। फंक्शन होता, इलेक्शन लड़े जाते, दावतें होती तो उसकी गाड़ियाँ रात रात तक दौड़ती रहती। ये ढेर सारी तारीफ़ें, हुजूम, सहेलियाँ, दोस्त, सब उसकी दौलत का कमाल था। लेकिन वो शायद ये ना समझती थी, और जानती भी थी तो नज़रअंदाज कर दिया करती थी। उसके लिए खनकते सिक्कों की कोई अहमियत न थी। जैसे हंस दिए, मुस्कुरा दिए, बातें कर ली, वैसे ही चंद नोट लुटा दिए। वो सिर्फ इतना जानती थी। उसे अपनी तारीफ़ कराने का जुनून था। सब उसकी ये कमज़ोरी अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए खुशामदी टट्टुओं के साथ साथ चंद ज़रूरतमंद भी उसकी दोस्ती की फहरिस्त में शामिल थे। इसलिए कि इन 3 सालों में सारी पिकनिकें उसके बलबूते पर तकमील पाती थीं। शहर में होने वाले स्टेज ड्रामे उसके ज़रिए आसानी से देख लिए जाते थे। राबिया और आयशा तो उसके साथ साई की तरह रहती थीं। लेकिन इन तमाम साथियों में एक नाम, एक शख्सियत जो उसके जहन को खटखटाती थी, चुभती थी, वो अयास की ज़ात थी। पुरकशिश, लंबे ऊंचे कद वाला अयास, जिसकी सियाह आंखों में उसने बेजारी छलकती हुई देखी थी, हक़ारत देखी थी। वो जो अक्सर पढ़ते पढ़ते खो सा जाता था, अपनी ज़ात में डूब जाता था। उसे शायद आलिया का गुरूर भरा अंदाज पसंद आता। वो जो हर वक्त नोटों, गाड़ियों और महल नुमा घर की बातें किया करती थी, यूरोप और अमेरिका के ट्रिप के किस्से सुनाती थी। एलर्जी होती थी उसे इन सब चीज़ों से। शुरू शुरू में तो उसे कोई ऐसा ख़ास महसूस ना हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने महसूस किया कि वो उसके आते ही चल देता है। कॉरिडोर में देखकर लाइब्रेरी खिसक लेना और कैंटीन से बचकर निकल जाना उसके बाएं हाथ का खेल था। लिए दिए तो वो सबसे रहता था, लेकिन इतना नहीं जितना दूर उससे भागता था। नायला से अक्सर बहस मुबाहिसा चलता। जमीला और फिरोज़ा को अक्सर फ़ीस जमा करने का टाइम ना होता तो लंबी लाइन में 1-1.5 घंटा आसानी से ज़ाया कर लेता था। लेकिन आलिया के लिए ना उसके पास वक्त था, ना फजूल मुस्कुराहटें। शुरू दिनों ही से वो आलिया को उखड़ा उखड़ा लगा था, इसलिए कि वो ऐसी बातों की आदी न थी। उसकी तो हर किसी ने तारीफ़ ही की थी, सराहा था, कसीदे पढ़े थे, सच या झूठ कहा हमेशा अच्छा ही था। उसे देखकर मुंह नहीं सुकेड़ा था, हमेशा हाँ में हाँ मिलाई थी। उसके लिए बेरुखी का अंदाज़ा तो उसे एडमिशन के चंद दिनों बाद ही हो गया था, जब वो सेंट पीस जाने के प्रोग्राम बना रही थी और सब हर मामले में उसकी राय से इत्तेफाक करते जाते थे। एक वो था जो कराची से बाहर जाने पर मुसर था। जो जगह 10 मरतबा देखी हो वहाँ जाने से फ़ायदा? वो बेजारी से बोला। भाई तो फिर मैं ना जा सकूँगी,
डैडी तो कभी भी राज़ी ना होंगे। मम्मा तो मेरे बगैर खाना भी नहीं खाएंगी। तो फिर जा क्यों रही हैं? छोड़े ना, वो रखाई से बोला। तब अरशद ने उसका धीरे से हाथ दबाकर खामोश रहने को कहा। उधर पीछे से साजिद ने भी चुप रहने का इशारा किया तो वो झल्ला गया, और जब वो कुड़कर ढेर सारी चुंगम चबाती आयशा के पास जा बैठी तो साजिद ने इस अजीब से लड़के को आंखें दिखाईं। यार, उसने बसों का इंतज़ाम करवाया है और तू मामला बिगाड़ रहा है। किराए के लिए पैसे जो जमा हुए हैं, फिर उसने इंतज़ाम कैसे करवा दिया? वो हार कहाँ मानने वालों में था। मेरे भोले बादशाह, वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। उसने डॉक्टर यज़दानी को बड़ा ही मुखलिसाना पेशकश की थी, उन्होंने कबूल कर ली। तू 5 दिन से गायब था, खबर रखा करना दुनिया की। हमारा प्रोग्राम सत्यानाश करना मत कर चंदा। बस अपने इरादों में लचक पैदा कर और एक कुर्बानी दे डाल, डिपार्टमेंट की खातिर, हम दोस्तों की खातिर। अरशद ने समझाया तो वो अंदर ही अंदर खोल कर राज़ी हो गया। उसे ये मगरूर सी लड़की फैशन का जीता जागता इश्तिहार एक आंख ना भाती थी। जब गुरूर से बातें करते करते अदा से मुस्कुराती तो अयास की जान जल जाती। वो कह तो कुछ नहीं सकता था, अलबत्ता पेचुताब खाकर ज़रूर रह जाता। चमकीली मुस्कुराती सुबह, सभी 8 बजे से आना शुरू हो गए थे। वो भी अरशद के कहने पर किसी तरह राज़ी हो ही गया, जिगरी दोस्त जो था। थोड़ी देर बाद दोनों बसें भी आ गईं। अब इंतज़ार था तो आलिया का, जिसका दूर दूर तक पता न था। प्रोफेसर्स ने 2 मरतबा पियून भेजकर मालूम करवाया तो अयास ने जहर उगल ही दिया। अभी वो तशरीफ़ नहीं लाई हैं जिनके बाप ने बसें मुफ्त भेजी हैं। ए सुनो रहमत, अरशद ने ऊँचा सुनने वाले रहमत को पुकारा। प्रोफेसर साहब से कहना अभी कुछ लोग आना बाकी हैं, आप तशरीफ़ रखें, जैसे ही सब जमा हुए इतला कर देंगे। और फिर जब सब थक कर वहीं घास पर लद गए तो वो अपनी सुर्ख स्पोर्ट्स कार दौड़ाती हुई आ गई। हेलो भाई, माफ़ करना, आग ज़रा देर से खुली। सब तो दांत फाड़ फाड़ कर मुरब्बत में रह गए और वह तपती निगाहों से उसके फजूल लिबास को देखकर दूर हट गया। उसकी माँ पुरवकार सी पाकीज़ा सी खातून, जो इतनी बूढ़ी होकर भी पूरी आस्तीनों की कमीज़ पहने रहती थी, और उसकी बहनें मेकअप से बेनियाज, शर्म हया में लिपटी मासूम देवियाँ, जिनकी उंगली तक किसी ने ना देखी थी। उसका बाप भी एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर रह चुका था, लेकिन उसके घराने की खवातीन यूँ बेराह न थीं। यूँ तो वह खुद को तसल्लियाँ देकर समझा ही लेता था, उसे क्या मतलब किसी से। जाहिर है उसने शराफत और पाकीज़गी का ठेका तो ना ले रखा था, लेकिन न जाने क्यों उसे आलिया से शदीद नफरत सी हो गई थी। इसीलिए वो जब भी उसे अपनी तरफ मुतवज्जो नज़र आती, वो कोसों दूर भाग लेता। फिर सब बस में बैठे, वो जानबूझकर दूसरी बस में जा बैठा। आलिया ने ज़रा सा उदास होते उसे देखा और फिर हंसी मजाक में गुम हो गई। न जाने कब तक वो सबके साथ पानी में नहाता रहा। फिर सब खाना खाने बैठ गए। ताश, कैरम बोर्ड और सारे ही खेल खेले गए। इस तमाम अरसे में एयाज ने सियाह गॉगल्स लगाए 2 आँखों को अपने ताक़ुब में पाया। वो जिधर जाता खूबसूरत सी गर्दन के जाविये बदलते रहते। कुछ शेर हो जाएं, अशर ने तजवीज़ पेश की। हाँ, लेकिन गलत अशार पढ़ने वाले को निकाल दिया जाएगा। 1, 2, 3, और जब चौथी मरतबा भी आलिया ने गलत शेर पढ़ा तो अदनान हंस दिया। यार, एक चांस दे दो, जमील ने पुरजोर सिफारिश की तो वह दहकता हुआ जहन लिए खामोशी से उठ गया। अयास कहाँ चल दिए? अरशद ने उसकी खुबगी समझ गया था। ज़रा डॉक्टर एहसन से एक ज़रूरी बात कर लूँ, वह टाल गया था। वापसी पर आलिया बुझी बुझी और अयास सुलगा सुलगा था। फिर वो 3 दिन तक यूनिवर्सिटी नहीं आई। सभी याद कर रहे थे, खासतौर पर लड़के। वो तो जाने महफिल होती थी। कुछ पता किया क्यों नहीं आ रही हैं आलिया हुसैन? फ़खरी चिल्लाया। भाई 3 दफ़ा फ़ोन किया, नंबर ही नहीं मिला, जमील ने बताया। अयास पास ही झुका हुआ नोट्स उतार रहा था। लम्हा भर को सर उठाया और फिर लिखने लगा। अरे वो आ गई, कलीम चिल्लाया। हाँ वही है, उसमें उठ कर खड़ी हो गई। वो नई नई आई थी और आलिया से दोस्ती भी कर ली थी। तैयार आने वाली हंसी को होठों में दबा लिया। कैसे बेकाबू हुए जा रहे थे सब। कैसी हो भाई, कहाँ थी? इतने दिनों की गैर हाजिरी तो तुमने कभी नहीं की। सांस लेने दो दोस्तों, सांस। वो धम से घास पर गिर गई। हमारी टिम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, 3 डॉक्टरों को दिखाया, अब ज़रा हालत संभली है।
मम्मा तो बेचारी ऐसी बदहवास हो गई थी कि उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ गया। लिहाजा माँ बदौलत तीमारदारी में लगे रहे। वो दिलकश अंदाज में बोली, क्या हो गया था टिम्मी को? वो इखलाकन बोल उठा, अब कम से कम इतनी बेरुखी भी मुनासिब न थी, घर का कोई फ़र्द बीमार हो और यूँ सामने वाला बेहिस बैठा रहे। ज़्यादा खा गया था शायद। डॉक्टर कहता था अगर 1 घंटा अस्पताल ना पहुंचता तो मर जाता। वो अयाज के मुखातिब होने पर बड़ी मसरूर हो गई। असल में है इतना प्यारा कि पूरा घर जान देता है। मामा जब पेरिस से ख़रीद कर लाई थी तो पूरा जहाज़ तारीफ़ें करते करते थक गया था। ख़रीद कर लाई थी? अयाज ने हैरत से मेकअप में लुती पुती आलिया को देखा। अपने कुत्ते की दास्तान सुना रही है, अरशद ने बमुश्किल हंसी रोकते हुए सरगोशी की। ला हौला वला कुव्वता। वो सीधा डिपार्टमेंट की तरफ चला गया। कई दिनों से ट्यूटर नहीं आ रहा था। प्रोफेसर नजम ने एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर तमाम तलबा और तालिबात से लिखने को कहा था और साथ ताकीद भी की थी कि कोई किसी की नकल ना करे। इसी सिलसिले में वो शाम तक रुक गई। पहले तो मतलूबा किताबें ही ना मिली। लड़के लड़कियां पहले ही इशू करवा चुके थे। जो एक आधा किताब मिली भी तो इससे ज़्यादा देर ना बैठा गया। वो तो इन झंझटों में कम ही पड़ती थी। ज़्यादातर ट्यूटर्स पढ़ा और लिखा करते थे। वो तो बस रट्टे लगा लगा कर पास हो जाया करती थी। क्लास फेलोज़ भी एक एक करके सब रुखसत हो लिए थे। वो काफ़ी देर यूं ही बैठी रही। 2-4 लाइनें लिखीं, लेकिन समझ में कुछ ना आया तो किताब बंद करके बैठी न जाने क्या सोचती रही। लंबा सकत, सांवली सी रंगत और माथे पर झूलती हुई लट जहन को बार बार झंझोड़ती रही, टकराती रही। उसी उधेड़बन में काफ़ी वक्त गुजर गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बाहर निकल आई। 4 बजे के करीब उसने अयाज को लाइब्रेरी में देखा था। इधर उधर नज़र दौड़ाई और नीचे आ गई। फिर कार में बैठी ट्यूटोरियल से मुतालिक सोचती रही। प्रोफेसर नजम माफ़ करने वालों में से न थे। कुछ ना कुछ कर ही लिया जाएगा। उसने गाड़ी फुल स्पीड पर छोड़ दी। सड़क साफ़ ही थी। वो बस स्टॉप पर उसे अयाज नज़र आया, थका थका चेहरा, हाथ में किताबें। आलिया ने घड़ी पर निगाह डाली। 6 बज रहे थे और वो तो 4 बजे ही गायब हो गया था। आप अब तक यहाँ हैं? उसने कार रोक दी। जी, वो सादगी से बोला। लेकिन आप तो 4 बजे ही लाइब्रेरी से चले गए थे, अनजाने में उसके मुंह से निकला। अच्छा, वो यूँ बोला जैसे उसकी चौकीदारी का तमस्कुर उड़ा रहा हूँ। मेरा मतलब है, वो कुछ झीपी झीपी बोली, मैंने आपको देखा था। असल में मैं यहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, प्रोफेसर फरहत के बच्चों को। बच्चों को ट्यूशन? वो हैरत से उसका मुंह देखने लगी। अब्बा 3 बहनों का बोझ उठाते हैं, सरकारी अफसर हैं। जाहिर है एक तनख्वाह है, लिहाजा मैं अपना जेब खर्च निकाल लेता हूँ। वो बेहद कोई एतमादी से बोला। आप मेरे डैडी से मिलने यार साहब, इनकी बड़ी वाक़ियत है। वो अपने तराशे हुए बालों को हाथ से पीछे करते हुए बोली। शुक्रिया, अभी मैं मुलाजमत नहीं करना चाहता। लालच में आ गया तो PhD ना कर सकूँगा। वैसे भी मिसालिया, मैं चाहता हूँ जब भी मुलाजमत करूँ अपनी काबिलियत की बिना पर करूँ। और इससे पहले कि वह मज़ीद कुछ कहती, उसे ड्रॉप करने की पेशकश करती, वो तेज़ी से पीछे से आती हुई बस में सवार हो गया। काफ़ी खुददार है। वो उसे सराहती हुई कार तेज़ी से ले गई। फिर न जाने किस तरह वो घर की सीढ़ियों से फिसल गई। चोटें हल्की थीं, लेकिन उसे डॉक्टरों ने बेड रेस्ट लेने को कहा। पाँव में मोच भी आ गई थी। सब ने सुना तो उदास हो गए। ख़ास तौर पर लड़कों को बड़ी अच्छी कंपनी देती थी। फिर सब ने खड़े ही खड़े क्लासेस ऑफ होने के बाद उसके घर जाने का प्रोग्राम बना लिया। तुम नहीं चल रहे हो यास? अरशद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं, बहुत ज़रूरी काम है, तुम मेरी तरफ से पूछ लेना, वो चलते चलते बोला। बुरी बात है, 10 मिनट के लिए ही चले चलो। मैं तो आज आखिरी 2 पीरियड भी मिस कर रहा हूँ। आपा का रिश्ता आया है, बहुत अच्छा सा लड़का, कनाडा से आ रहा है। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मुबारक हो। फिर ठीक है, मैं कह दूँगा, तुम फिर किसी दिन देख आना। अरशद मुड़ गया। फिर शाम को पूरा काफ़िला उसके घर जा पहुँचा। ये आलीशान बंगला, रेशमी कालीन, नरम सोफ़ा, कीमती फर्नीचर, महकते हुए कमरे में हल्की हल्की मौसीकी बज रही थी। वो रेशमी बिस्तर में हल्का सा कंबल ओढ़े किताब के मुताले में मसरूफ़ थी। नौकर की इतला पर उसने अंदर आने वाले क्लास फेलोज़ को एक एक करके देखा। आमिर, जमील, अदनान, राशिद, फ़क्री, इरफ़ान, उस्मा, यास्मीन, नायला। कश सभी तो थे। नहीं था तो वो
जिसके लिए वो कल से मुस्तकिल सोची जा रही थी। चंद लम्हों की इयादत अयाज की आमद उसे कितना सुकून बख्शती, ये उसी को मालूम था। वो उठकर दोबारा लेट गई। सभी हंस रहे थे, लेकिन उसका जहन कहीं और था। या वो क्यों नहीं आया? उसने बेकरारी से पहलू बदल डाले। उसे इस नफरत का अंदाज़ा भी न था जो अयाज के दिल में थी, और जब अरशद ने अचानक याद आने पर उसके ना आने की वजह बताई तो वो कुछ पुरसुकून हो गई। उथल पुथल सांसों में ठहराव आ गया। फिर उसने सब के लिए शानदार से खाने का इंतज़ाम करवाया, और रात गए तो सब उनके यहाँ बैठे मौसीकी सुनते रहे, और रात ज़्यादा ढली तो सब ने इजाज़त चाही। और यास्मीन वगैरह को गाड़ी छोड़ने जाएगी, आप लोग भी चले जाएं। और हाँ, अयाज की बहन के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से एक ज़बरदस्त तोहफ़ा जाना चाहिए। वो सबसे हाथ मिलाते हुए बोली, कार्ड तो आने दे मिसालियाँ, यूँ ना हो कि अयाज बुलावा ही न दे। अदनान और फ़करी साथ साथ बोले। उन्हें आलिया की यह हिमायत कतई नापसंद थी। अब ऐसे भी बात नहीं है कि बुलावा ना आए, आखिर 3 साल पुराना रिश्ता है, जमील बोला। लेकिन ये भी तो सोचो, आखिरी साल है। अरशद हंसा। सब मुस्करा दिए। अब इतनी बेमुरवती तो होने से रही। इरफान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। गाड़ी का हॉर्न तेज़ तेज़ बज रहा था। डॉक्टरों ने तो 1 हफ्ता आराम का मशवरा दिया था, लेकिन वो एक अनजानी आस या ख्याली तस्वुर में पूरे 15 दिन बिस्तर पर पड़ी रही। सब आते जाते रहे, लेकिन वो ना आया जिसके लिए उसकी निगाहें दिन में 1000 बार दरवाजे तक जाकर लौट आती थीं, जिसकी जस्तजू में वो खुद में हज़ारों तब्दीलियाँ महसूस कर रही थी। उसे इतनी तौफीक भी ना हुई कि चंद लम्हों के लिए ही आ जाता। वो किसी से पूछ भी ना सकती थी। करोड़ों में खेलने वाले अहमद हुसैन की बेटी एक खल्लाश लड़के के लिए किस कदर बेकरार थी। ये बात तो वो बर्दाश्त करने के लिए, सुनने के लिए तैयार न थी, लेकिन ये कैसे बताती कि वो चंद 100 रुपए का ट्यूशन पढ़ाने वाला उसे घास ही डालने को तैयार न था। लेकिन उसे अपने दिल पर काबू ही कहाँ रहा था। वो जो उसे अपनी 23 साला ज़िंदगी में एक मुनफरिद सा इंसान नज़र आया था, जिसने उसकी दौलत से मरूब होना सीखा ही न था, जो खुलेआम उसकी मुखालफत करता था, एतराज़ात करता था, उसकी खुशामद भी नहीं करता था, वो उसे बहुत पसंद आ गया था। अयाज की बहन की शादी में गए थे तुम लोग? आखिर उसने एक दिन उस्मा से पूछ ही लिया। उस्मा से वो जल्द ही बेतकल्लुफ़ हो गई थी। एक आध को तो राज में शामिल करना ही था। लो, उसने बुलाया ही कब? 3 दिन में बहन भी रुखसत कर दी। एयरपोर्ट पर मिला था मुझे। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बताने लगी। ज़बान से तो अली ने कुछ भी ना कहा था, निगाहें पहचान चुकी थी। एयरपोर्ट पर? उसका दिल धक से रह गया। क्या वो भी चला गया? अंदर से उभरने वाले अनजाने खौफ से उसका जहन परेशान हो गया। हाँ, बहनों ही को अलविदा कहने गया था। बहन भी 2-3 महीने बाद चली जाएगी। बड़ी माजरत कर रहा था। वैसे आलिया बड़ी डिसेंट फैमिली है। अयाज की बड़ी पुरवकार से लोग हैं। उस्मा तारीफ़ें करती रही, और वो यूँ मुस्कुरा मुस्कुरा कर खुश होती रही जैसे सारी तारीफ़ें उसके घर वालों की हो रही हैं, उसकी हो रही हैं। फिर जब वो यूनिवर्सिटी आई तो सबसे पहले उसने अयाज की बहन की शादी की मुबारकबाद दी। शुक्रिया, मैं इसी वजह से आपको देखने ना आ सका। जी, अरशद ने बताया था। वो मज़ीद कुछ कहना चाहती थी, कुछ सुनना चाहती थी, लेकिन सब ने एकदम धावा बोल दिया। उसे देखकर सभी दिली खुशी महसूस कर रहे थे। कितनी सूनी सूनी लगती थी यूनिवर्सिटी उसके बगैर। सब इधर मसरूफ़ हुए तो वो मौका गनीमत जानकर डॉक्टर हसन की तरफ मुड़ गया। भाई, सेहत की खुशी में यूनिवर्सिटी कैंटीन में एक मुख्तसर सी पार्टी। सब पीछे पड़ गए। चिकन पेटीज़ के साथ पेस्ट्री और केक के साथ कोक हो जाए तो क्या बात है, जमील मुंह में पानी भरता हुआ बोला। और बाद में मीठे पान भी खा लिए जाएं तो? अदनान ने जुमला बीच में ही छोड़ दिया था। तो पार्टी मुकम्मल, अरशद ने जुमला उसका। सब के साथ वो भी चल दी। अरे अयाज कहाँ है? सब ने पीछे पलट कर देखा। वो भी मुड़ी। इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? वो तो डॉक्टर हसन के साथ गाड़ी में चला भी गया, जमील बोला। कल रख लेते हैं पार्टी, उसने आहिस्ता से तजवीज़ पेश की। क्या बात है भाई, एक शख्स के ना होने से पार्टी कैंसिल कर रही हो? उस्मा ने बिल्कुल आहिस्ता से कान में चुपके से कहा तो वो चौंक गई। वो भी कुछ कहना ना चाहती थी। एक तरफा तमाशा दिखाने से क्या हासिल होना था? उसका दिल डूब सा गया। शायद पैसे कम पड़ जाएं, तेज़ आवाज़ में कहते उसने ख्वामख्वाही पर्स में झांकना शुरू कर दिया। तुम तो पर्स के कोने ही तलाश करोगी तो हम सबसे ज़्यादा ही रकम निकलेगी।
नायला बोली। तो फ़क्र और मुसरत की गहरी लकीरें दिल के इस बोझलपन को दूर करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित हुई, जो अयाज के जानबूझकर जाने से पैदा हो गया था। क्या सोच रही हो आलिया? जमील ने उसके रेंगने वाले अंदाज को देखकर कहा। कुछ नहीं, चलो। वो आगे बढ़ गई। फिर सब केक, पेस्ट्रियाँ, समोसे और कोक उड़ाते रहे। वो मुस्कुराती रही, हंसती रही, कह कह लगाती रही। शायद दौलत चंद लम्हों की खुशियाँ तो आसानी से खरीद सकती है, लेकिन नहीं, उसकी रूह अंदर ही अंदर बेचैन हो रही थी। कहकहों की दुनिया में भी वो उखड़ा उखड़ा खूबसूरत सा पेशानी पर हल्के हल्के बल डाले अयास उसके जहन से चिमटा हुआ था। 1-1.5 घंटा बाद वो सब बाहर निकले तो डॉक्टर हसन की गाड़ी से उतरने वाले अयास को सब ने घेर लिया। कहाँ चले गए थे भाई? अरशद बोला। आलिया ने सेहत की खुशी में बड़ी शानदार पार्टी दी थी, नायला ने बताया। आए कुछ खा लें, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। शुक्रिया, आप ठीक हो गई? ये पार्टी से कम तो नहीं? वो कहता हुआ सीढ़ियाँ फलांगता ऊपर चला गया। वो सबके नरगे में अपनी कार की तरफ मुड़ गई। साल का आखिरी सेमेस्टर था। अयास खुश था। जहाँ उसका तालीमी करियर ख़त्म हो रहा था, वहीं इस माहौल से भी निजात मिल रही थी जहाँ लड़के लड़कियाँ कोक की तरह अपने दोस्त भी बदल लेते हैं। किस कदर आज़ादाना और बेबाकाना सा माहौल था। लेकिन इसी माहौल में नईमा, शाजिया और फरहाना भी तो रह रही थी, जिनकी सूरत या तो क्लास में नज़र आती थी या लाइब्रेरी में। वो खड़ा सोचता रहा। आलिया किसी बात पर ज़ोर ज़ोर से कह कहे लगा रही थी। नेवी ब्लू जीन्स, शोक शर्ट पर वो सुर्ख कैप लगाए और खंबे का सहारा लिए खड़ी थी। अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता सोचता वो भी उधर ही आ गया। कितने मुख्तसर से दिन रह गए थे इन सब के बिछड़ने में। एक पल भी ताल्लुक़, एक बेनाम सा रिश्ता जो इन 3 सालों की कुर्बतों ने बख्शा था, आखिर उसका भी लिहाज रखना था। एक एक कोक पी ली जाए? आलिया ने कनखियों से उसकी तरफ देखते हुए कहा तो वो बड़ी आसानी से सबके साथ चल दिया। कितनी जल्दी मान गया था। आलिया के लब मुस्कुरा उठे। वो सामने ही कुर्सी पर जा बैठा था। कुदरत आज इस पर पूरी तरह मेहरबान थी। तब उसने कितनी ही सारी चीज़ों को ऑर्डर दे दिया। सुनो आलिया, एक मूवी ना देख ली जाए? आजकल बहुत अच्छी फिल्में आई हुई हैं, फ़करी ने कहा। हाँ क्यों नहीं, पूरा ग्रुप चले, वो बसत शौक़ बोली। ज़रूर ज़रूर, सब चिल्ला उठे तो आसपास बैठे हुए लोगों ने मुड़ मुड़ कर देखना शुरू कर दिया। मुझे मंजूर नहीं, एक जगह 3 घंटे जमकर तो मैं लाइब्रेरी में भी नहीं बैठ सकता, वो बोला। बहुत बोर हैं आज आप, वो दिल में समोने वाली नज़रों से उसे देखते हुए बोली। हर शख्स अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ रखता है, इसलिए आपको तनकीद की इजाज़त भी है, वो नर्म मुस्कुराहट लिए बोला, इस मखसूस मुस्कुराहट के साथ जो उसकी सांवली रंगत को और गहरा कर देती थी। फिर एक कोक हलक में उतार कर वह सबसे माजरत करता हुआ उठ गया। बाकी सब ने तेज़ तेज़ खाते हुए आलिया के हक़ में फ़ैसला दे दिया। वो बनाए हुए प्रोग्राम को मज़ीद बिगाड़ कर बदमज़गी पैदा न करना चाहती थी। बेरा बिल ले आया। वो 150 रुपये का बिल था। जाहिर है 100-200 रुपया माहाना पॉकेट मनी पाने वाले इस कसौटी पर कहाँ पूरे उतरते। पर्स आलिया का ही हल्का होगा। बाकी टिप 2 सुर्ख नोटों में से बचे हुए रुपये वापस करके दे दी गई। तो नायला और यास्मीन भी रश करती रह गईं। वो जो उनके गर्ज़ों से बेखबर उन पर लुटाती थी, आज अपनी गर्ज से खश कर गई थी। 2 नोटों के बदले अयास की चंद लम्हों की कुर्बत जो नसीब हुई थी। बहनों और भाइयों, जिंदा रहो या सदमे से मर जाओ, वो जो हम सब पर बेतहाशा लुटाती आई है, बल्कि ठुसाती आई है, उस लड़की की सालगिरह है। अभी थोड़ी देर बाद कार्ड लेकर आ रही है, लिहाजा आप सब अपनी जेबें झाड़ दें। तोहफ़ा उसकी हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। 50-50 रुपये इनायत फरमा दें, काम तसल्ली बख्श हो जाएगा। जमील ने सबको चौंका दिया। फिर सबसे पहले बगैर कुछ कहे अयाज ने 50 का नोट उसके हाथ पर रख दिया। उसकी देखा देखी एहसन ने भी मुंह बसोड़ते हुए एक नोट उसके सामने रख दिया। यार, अच्छा खासा अमाउंट निकल गया। अच्छा बच्चू, सबसे ज़्यादा खुद ही खाता पीता था, केक के साथ पेस्ट्रियाँ और पेस्ट्रियों के साथ कोक, समोसे, और अब सबसे ज़्यादा कंजूसी मारता है। अरशद ने लताड़ा। भाई 30-40 से काम चला लो, आखिरी महीना है, अदनान ने नोटों को गिनते हुए कहा। अपने पास तो रेज़गारी बची है। आलिया बेगम से कहो, पहली तारीख से पहले पैदा होकर तुमने हम मजबूरों की बेकसी का मजाक उड़ाने का कितना तवील फैसला कर डाला।
एहसन बोला, ऐसे लोगों से दोस्ती ही क्यों बढ़ाते हो? जैसा किया वैसा भरो। अयाज ने उसे देखते हुए कहा। उसके लिए क्या मुश्किल है? जितना हमारा महीने का खर्च होता है वो एक दिन तो क्या घंटे में खर्च कर देती है। मुसीबत तो हम गरीबों पर टूटती है। वैसे अयाज, 50 तो क्या, हम 100 भी दे देंगे। ऐसी लड़कियां काफ़ी मददगार होती हैं। हाल तो तुम देख ही रहे हो। मुस्तकबिल भी कुछ बुरा ना होगा। नौकरी तो करना है ना यार, सेठ साहब कहीं चिपका ही देंगे। तुम भी ज़रा खुद को बदल डालो। तुम तो इशारा ना भी करो तो ढेर लगा देगी मेहरबानियों के। वो झुटका हुआ बोला। बकवास ना करो, मर्द हो तो बाजुओं पर भरोसा करो। अयाज चिढ़ गया। लो भाई, तो क्या हम उसके सर पर बैठकर खाएंगे? इधर उधर से सिफारिशें लाने के बजाय अगर क्लास वालों के बाप से मत ले ली जाए तो क्या मुजायका है? वह ठीठपन से मुस्कुराया तो अदनान और फ़करी उसकी बातों पर तंजिया मुस्कुराते रहे। ये अजीब अजीब से फ़लसफ़े बुखारता हुआ ज़हीन सा लड़का न जाने उन्हें इस वक्त और क्यों बुरा लगता था जब आलिया उसकी तरफ झुकती हुई महसूस होती थी। जो कुछ मर्ज़ी में आए करते रहो, मेरा भेजा ना खाओ। वो चुपती निगाहों से बोला। तुम कहते हो तो नहीं खाता, वैसे ये अपनी पसंदीदा डिश है। एहसन हंस पड़ा। अच्छा मैं अब चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई। अबे बैठ तो सही। अरशद ने उसका गाउन खींचा। अपने बालों को रेशमी रुमाल में समेटे, गुलाबी आधी आस्तीनों की लंबी कमीज पर छोटे पैंचों के शलवार और ऊंची हील में वो दूर से बड़ी तरोताज़ा नज़र आ रही थी। बड़ी प्यारी लग रही हो, उस्मा मुस्कुराती हुई बोली। थैंक यू थैंक यू। वो बड़ी अदा से मुस्कुराई। अयास बेनियाजी से खड़ा रहा, जैसे एक लम्हा भी उसे देखने में ज़ाया करना नहीं चाहता हूँ। मेरी बर्थडे है, आप सब ज़रूर आइएगा। उसने सब की तरफ देखकर कार्ड बीच में रख दिया। ट्रांसपोर्ट का मसला है, रात वापसी कैसे होगी? नजमा बोली। लो भाई, ये कौन सा मसला है? डैडी की ढेरों गाड़ियाँ किस दिन काम आएंगी? वापसी और लाने की जिम्मेदारी मेरी है। डिनर के बाद वैरायटी प्रोग्राम भी हैं। सुनो आलिया, मुझे भी किसी ऊंची किस्म की गाड़ी में लदवा देना। शायद इसी तरह हसरत पूरी हो जाए। जमील मिस्कीन सी सूरत बनाकर बोला तो अयास को हंसी आ गई। उसकी बेसाख्ता हंसी आलिया के दिल में खुबी जा रही थी। देखिए आप सब ज़रूर आइएगा, और आप भी अयास। वो मुल्तजी निगाहों से उसके करीब आकर रुक गई। फ़करी और अदनान ने एक दूसरे को देखकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। कोशिश करूँगा, फ़ायदा नहीं। सच्चे दिल से कोशिश कीजिएगा। वो बज़िद थी। शायद आ जाऊँ, वो अजीब से लहजे में बोला। आलिया आगे बढ़ गई, मसरूर मसरूर खुश खुश सी। फिर वो 2 दिन उसने बड़े खूबसूरत सपने देखने में गुजारे। वो अयास को अपने डैडी से मिलाना चाहती थी। उसे यकीन था अहमद हुसैन उसे ज़रूर पसंद करेंगे। माली हैसियत के मुतालिक उसे कोई अंदेशा न था। बाप की बेपनाह दौलत अपने होने वाले दामाद की माली हैसियत बड़ी आसानी से मुस्तकिम करा सकती थी। शख्सियत तो उसकी इतनी प्यारी थी कि डैडी के साथ मम्मा को भी पसंद आ सकता था। और फिर बात करने का वो दिल मोह लेने वाला अंदाज़ जिस पर वो खुद पर मिटी थी, काली तो ना जा सकता था। मेहमानों के आने का वक्त 7 बजे के बाद ही था, लेकिन वो तो 4 बजे से ही तैयार हो गई थी। सुर्ख सितारों के नफीस काम से मुज़य्यन क्रीम मैक्सी, सुर्ख नगों का सेट, गहरा मेकअप और दहकते गुलाबों के गजरे पहने उसकी बेकरार निगाहें गेट तक जा जा कर वापस आती रहीं। एक एक करके सब आते रहे। वो इस उम्मीद पर मुस्कुराती रही कि वो अरशद के साथ ज़रूर आएगा। उसने घर ही कहाँ देखा था। लेकिन जब अरशद भी आ गया तो उसकी आंखें दुख से भीग गईं। वो जो घड़ी घड़ी पल पल उसका इंतज़ार करती रही थी, ख़ास तौर से आने की ताकीद की थी, कितनी बेदर्दी से गायब हो गया था। उसकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। झुंझलाहट में उसने मेहमानों को रिसीव किया। उचार उचार तबीयत लिए दोस्तों में मुस्कुराती रही और बार बार पूछती भी रही, अयास नहीं आया? माफ़ करना आलिया, आप कितनी ही मर्तबा उसे दावत दे लें, वो आने वालों में से नहीं। अदनान, जो उसकी इस ख़ास तौर से अयास से दरख्वास्त करने के बाद अपने दिल में तपिश सी महसूस कर रहा था, बोल ही पड़ा। और वह यूँ अपनी चोरी पकड़ी जाने पर पसीने में नहा गई। अरशद भी इस तरफ नहीं आया था, वरना बात बन जाती। वो तो जमील को लिए खड़ा था। भाई, मैं तो क्लास फेलो की हैसियत से पूछ रही थी। मैं तो चाहती थी हर शख्स शरीक हो। आलिया ने लापरवाही से बात बनाई। वो हर मर्तबा यही करता है। आप ज़रा पिछले सालों को याद कीजिए। वो हमेशा आपकी दावतों को ठुकराता रहा है। अदनान और फ़करी ने न जाने कितनी बातें याद दिला दी। सबके जाने के बाद वह सोचती रही। बिस्तर में लेटे लेटे उसका जहन जलने लगा था। वो ऐसा क्यों करता है? वो तो कभी किसी से नहीं हारी, कभी नहीं झुकी।
एक मामूली सा इंसान उसे किस तरह कचोके लगा रहा है। इस तस्लील पर वो तिलमिलाती रही। जंगली क्या समझता है खुद को। और फिर सभी लड़के लड़कियों को उसके दिल का राज शायद मालूम हो गया था। उसने कितना पोशीदा रखना चाहा था, कितना छुपाना चाहा था, लेकिन वो सब तो शायद मुरब्बत में अब तक खामोश रहे थे। इस बात का उसे बेहद सदमा हुआ था। अपनी शिकस्त का एहसास लिए, अपनी हार पर, अना की तस्लील पर, वो इंतकाम पर उतर आई। एक तरफा मोहब्बत ने आखिर एक दिन ऐसा करना ही था। वो उसे झुका कर दम लेगी, सबके सामने जलाएगी। वो जो कौम अक़वाम में ख़ुद को मुनफरिद करना चाहता था, उसकी इनफरादियत को कुचलने के सैकड़ों प्रोग्राम तरतीब देती हुई वो न जाने कब सो गई। फिर उसने अयाज को देख कर भी नहीं पूछा कि वो बर्थडे में क्यों नहीं आया था। वो उसे देख कर अब खुद ही कतरा जाती थी। वो सबको दिखाना चाहती थी कि उसके दिल में अयाज के लिए ज़र्रा बराबर भी जगह नहीं। वो जहाँ से गुज़रता हल्के हल्के फ़िक्रे कस देती और अयाज हैरान होकर सुनता हुआ गुज़र जाता। अजीब अजीब ताने उसे थोड़ी देर के लिए खौला ज़रूर देते थे, लेकिन वो तड़पता नहीं था। इन दिनों माँ की बीमारी में यूँ भी उसका जहन घर पर ही टिका रहता था। अक्सर व बेशतर तो सुनाई ही न देता, और जब सुनता तो बड़ी आसानी से नज़रअंदाज कर देता था। उसकी इमारत के किस्से, अमेरिका यूरोप की बातें सुन सुनकर पहले इस पर कौन सा असर हुआ था जो वो अब मरूब हो जाता। पास लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। अपनी हैसियत से ऊंचे लोगों से मिलने जुलने में झिझक महसूस करते हैं। कल मैंने एक ऐसा अफसाना पढ़ा। कौन झिझक महसूस करता है, हीरोइन या हीरो? थे एक थर्ड क्लास से हीरो। वो जानबूझकर बुलंद आवाज़ में कहती, लगता नहीं कि तुम फजूल से अफसानों में अपना वक्त ज़ाया करती होंगी। वक्त गुजारी के लिए बुरा नहीं। तब वो सर झुकाए ठंडे पुरसकून से अयाज को देखकर ज़ोरदार कहकहा लगा देती। अब वो अयाज को कैंटीन में बैठा देखती तो कोक तक के लिए ना पूछती। जमील, अदनान, फ़करी और एहसन के साथ बैठी कहकहे लगाती रहती। यही चारों ज़्यादातर उसके साथ रहते थे। सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद क्या प्रोग्राम है? फ़करी ने हंसती हुई आलिया से पूछा। गर्मियाँ बढ़ रही हैं, पाकिस्तान से बाहर जाने का प्रोग्राम है। आप लोगों में से भी कोई चले ना। भाई हम तो नौकरी के चक्कर में पड़ेंगे, ऐसी तफरीहात तो तुम्हें ज़ेब देती हैं। पागल ना बनो, तुम सबके लिए तो मैंने डैडी से कह रखा है, बस इधर रिजल्ट निकले उधर तुम मुझसे मिल लेना। या तो अपने बिजनेस में लगा लेंगे या फिर किसी से कह देंगे, बड़े ताल्लुकात हैं उनके। वो तिरछी निगाहों से अयाज को देखती, जिस पर कुछ असर न होता था। वो जज्बात से आरी चेहरा लिए अरशद के साथ कोक के घूंट लेता रहता, पुरसुकून सा, मुतमईन सा, खुद एतमाद सा अयाज, और वो अंदर ही अंदर टूट कर बिखर जाती। ये सब वो ज़िद में कर रही थी ऊपर ऊपर से, और जब वो उसके तानों नफ़रतों के जवाब में कुछ भी ना कहता तो अंदर से शर्मिंदगी का एहसास लिए बाज़ौक़ात वो खुद को लानत मलामत करने लगती। क्या बात है आलिया, क्यों उसे तंग करती हो? कभी कभी उज़्मा पूछ लेती। दौलत उसके पास भी ढेरों थी, लेकिन वो बड़ी मुख्तलिफ सी लड़की थी। ऐसी बातें उसे पसंद ना आती थीं। अगर उसके घरेलू ताल्लुकात न होते तो वो कब की दोस्ती ख़त्म कर लेती। लो, मैंने क्या किया है? वो हंस लेती। अच्छा भाई, जिसने कागान चलना हो बता दे। डैडी इम्तिहानों के बाद सबको ताज़ा दम करना चाहते हैं। वो चुपके चुपके उसे देखती हुई बोली। वो भी तो कराची से बाहर जाकर घूमना फिरना चाहता था। वो उसकी बेबसी का तमाशा देखना चाहती थी। वो अपने मुंह से कह नहीं सकता था और ये उसे ले जाने पर इसरार करने के मूड में न थी। पाँच छः लोगों ने उसकी पेशकश को फराखदिली से कबूल किया। अच्छा, आप नहीं चल रहे? चलिए ना प्लीज़। खूबसूरत अशार सुनाते जाइएगा, हम आपको जवाब में दाद और दुआएं देते जाएंगे। वो मुड़कर बोली। अरशद और अयाज दोनों ही अशार के चुनाव के बहुत बेहतरीन माहिर थे। बैतबाजी में इन दोनों से जीतने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जब अरशद को ले जा रही हो तो अयाज को क्यों छोड़ती हो? जोड़ी तो ना तोड़ो, उज़्मा बोली। खुशामिद करना तो हमने सीखा ही नहीं, वो मगरूराना अंदाज में कंधे उचकाते हुए बोली। सब मुस्करा दिए और अयाज के माथे पर सिलवटें कुछ और ज़्यादा ही गहरी हो गईं। फिर आलिया की एक्टिविटीज़ में इजाफा ही होता गया। उसने शायद ही कोई मौका दिया हो इस खामोश इंसान को सताने और जलाने का। वो शायद इतना आला ज़र्फ़ तो न था, बोलना भी खूब जानता था, अपने ज़माने का अच्छा खासा मुक़र्रिर रह चुका था, लेकिन वो इस लड़की के मुँह न लगना चाहता था। खूब जानता था
कि आलिया ये सब कुछ क्यों कर रही है। वो इन हरकत का क्या जवाब देता। अदनान और फ़खरी उसकी हिम्मत अफजाई करते जा रहे थे, चुन चुन के बदले ले रहे थे। यूनिवर्सिटी को खुदा हाफिज़ कहने में बामुश्किल महीना रह गया था। इन्हीं 10-12 अफराद का टोला खुशगपियों में मसरूफ़ था। अयास को देखकर उज़्मा चिल्लाई, किधर जा रहे हैं अयास? थोड़े दिनों के तो मेहमान हैं हम सब यहाँ। लगता है अयास आजकल हम सबसे नाराज़ है। फ़खरी ने तीर चलाया। नाराज़ तो अपनों से हुआ जाता है, आप सब तो गैर ही हैं। वो लहजे में चांदनी की ठंडक लिए मुस्कुराता हुआ वार कर गया। अरशद ने तजस्सुस आमेज़ नज़रों से उसे देखते हुए खिसक कर जगह दी। आलिया चंद मिनट पहले आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था। आलिया ने चंद मिनट पहले आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था। लड़का लिए हुए आ गया। आलिया ने उठकर आइसक्रीम सबके हाथों में थमाना शुरू कर दी और आखिरी सिरे पर बैठे हुए यास के सामने जाकर रुक गई। चाहूँ तो अपनी आइसक्रीम आपको दे दूँ, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही खुददार हैं। शायद मेरे पैसों से खाना पसंद न करें। वो इठलाकर बोली तो कई कहकहे फ़ज़ा में बुलंद हो गए और चट्टानों का सा एतमाद रखने वाले अयास का जहन तप उठा। अरशद भी झिल्ला गया। ज़्यादा अक्लमंद बनकर ना बोला करो। खूबियाँ और खामियाँ मुंह पर बयान करना कोई बुरी बात नहीं। वैसे भी मैं ज़रा साफ गो लड़की हूँ। वो कंधे उचकाकर दाद तलब निगाहों से फ़खरी को देखने लगी। जिसे तुम साफ को ही कहती हो, वो सरासर बेवकूफ़ी और अहमकानापन है मेरी निगाहों में। अरशद उसका हाथ थाम कर उठ खड़ा हुआ। कुछ देर तक ऊंचे ऊंचे कह दोनों का पीछा करते रहे। तुम्हारी ज़बान में तो जैसे ताले लग गए थे। कहाँ गए वो तुम्हारे दलाइल और ठोस गुफ्तगू? तुम खुद ही तो जवाब दे आए हो। ठोस दलाइल और प्यारी प्यारी गुफ्तगू तो उनके लिए होती है जो कुछ समझ सकें। वो समझाते हुए बोला, नहीं यार, आइंदा तुम खामोश ना रहना। अदनान और फ़खरी भी शामिल हो जाते हैं। तुम्हारी बातों पर गौर करूँगा। यकीनन ज़बान कभी न कभी खुल जाएगी। वो ठंडी हवा में लंबे लंबे सांस लेता हुआ बोला। जहन के तपते सहरा में ठंडी हवा लगी तो कुछ जलते अलाव की शिद्दत में कमी आई। फिर वो मुस्तकिल खामोश सा बगैर रुके बोलते हुए अरशद की बातें सुनता हुआ पैदल काफ़ी दूर निकल गया। वो जा रहा है कोई, आलिया ने फ़करा कसना चाहा था कि उस्मान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बुरी बात है आलिया, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों उसके पीछे हाथ मुंह धोकर पड़ गई हो? तुम्हें तो कुछ दिनों तक ये बहुत अच्छा लगता था ना? है नहीं, वो शिकस्त खोरदा लहजे में बोली। शायद अपनी शिकस्त का बदला ले रही हो। उस्मा को बेतरह गुस्सा आ रहा था। ओहो, बड़ा अफसोस हो रहा है। क्यों इस कदर तशवीश हो रही है भाई? उसने उल्टा उसी को सताना शुरू कर दिया। उसे उस्मा से हरगिज़ ऐसी उम्मीद न थी कि वो उसकी हिमायत करेगी। तशवीश इसलिए हो रही है कि वो जिस कदर शराफत का मुजाहरा कर रहा है, तुम्हारा दिमाग उतना ही ख़राब होता जा रहा है। अभी तो शक ही था, अब यकीन हो चला है। किस बात का? इस बात का कि बरनो रानी दिल हार बैठी हैं। वो ख़ुद को नॉर्मल करते हुए बोली, बकवास ना करो। मेरी मंगनी 4 साल पहले हो चुकी है। हाँ, अगर ऐसी बात ना होती तो अयास के लिए दिल हारने में भी कोई हर्ज न था। वो तो सदा की मुँह भर थी। खुद पर लगाए हुए इल्ज़ाम को इतनी आसानी से कैसे कबूल कर लेती? बहरहाल, वो आलिया की एक अच्छी सहेली थी। उसका बाप भी ऊंची हैसियत का मालिक था और आलिया किसी मोटी असामी से इतनी आसानी से दोस्ती ख़त्म करने के मूड में न थी। आजकल रियाज की अम्मी सख्त बीमार हैं। यूँ भी किसी दुखे हुए दिल को सताना ठीक नहीं। उस्मा ने बताया तो वो बर्फ़ की तरह पिघल गई। वो जो कुछ कर रही थी उसमें सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ज़िद का दखल था। दिल की रज़ा शामिल न थी। वो तो हर हरबा इस्तेमाल करके उसे अपना बनाना चाहती थी। ये और बात थी कि फ़खरी और अदनान की गलत हिदायत पर वो कुछ ज़्यादा ही भटक रही थी। अयास को नीचा दिखाने में वो खुद अथाह गहराइयों में डूब गई थी। फिर 3-4 दिन उसने खामोशी इख्तियार की। अदनान और फ़खरी कुछ कहते भी तो वो चुप होकर बैठी रहती। छोड़ो यार, कोई और बात करो, वो सोचते सोचते कहती। अयास आजकल 2-3 पीरियड बाद ही चला जाता था और किसी मुनासिब से मौके की तलाश में थी। कम से कम माजरत तो कर सकती थी। क्लास फेलो होने के नाते उसकी माँ की खैरियत तो पूछ सकती थी। अयादत को जा सकती थी, लेकिन ऐसा मुनासिब मौका अव्वल तो मिला ही नहीं। और मिला भी तो फ़खरी और अदनान जालिम समाज बने खड़े नज़र आते थे। फिर उसने ख्वाह मख्वाह ढेर सारे नोट्स साइक्लो स्टाइल करवा डाले।
क्लास में दाखिल होते उसने चारों तरफ देखा। सभी बैठे प्रोफेसर राशिद का इंतज़ार कर रहे थे। वो सबके हाथ में एक एक परंदा पकड़ाते उसकी तरफ भी आ गई। उसे आता देखकर वो अरशद से कोई बात छेड़ बैठा। ये लीजिए यास, उसने एक बंडल उसकी तरफ बढ़ा दिया। शुक्रिया, मैं अपने नोट्स बनाने की जहमत खुद करता हूँ, वो रखाई से बोला। अरशद ने दिल ही दिल में उसे बेतहाशा दाद दे डाली। तब वो धीमी धीमी मुस्कुराहट लिए इस तरह से तकातुब पर खामोश रह गई। उसने भी कितनी बुरी तरह बार बार उसकी इंसल्ट की थी। प्रोफेसर की आमद के शोर में वो जल्दी से कुर्सी पर बैठ गई। फिर एक मरतबा वो उसे बस स्टॉप पर नज़र आया, किताबें हाथ में थामे। वो हमेशा की तरह मुंह नीचा किए सोचे जा रहा था, शायद अपनी माँ और बहनों के मुतालिक। फ़करी, अदनान और जमील भी गाड़ी में पिछली सीटों पर बैठे थे। उज़्मा की गाड़ी नहीं आई थी, वो भी फ्रंट सीट पर साथ ही थी। आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। आलिया ने ब्रेक लगाकर गाड़ी से मुंह निकाला। वो नहीं आएगा, शर्त लगा लो, फ़करी अदनान से बोला। मिस आलिया को बेवकूफ़ बना लेने दो ना, जैसे ही आगे बढ़ेगा वो गाड़ी चला देंगी। वो हंस दिया। उसे आलिया की बदलती हुई ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा कहाँ था। आइए यास, उसने दोनों को आइए यास, उसने दोनों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा आवाज़ दे डाली। मैं अपनी आदतें बिगाड़ने का आदी नहीं हूँ, यह आप अच्छी तरह जानती हैं। रूखे फीके अंदाज में अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला। ये लीजिए मिस आलिया, आपका मजाक अधूरा ही रह गया। वो तीनों कहकहे लगाते रहे। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये शख्स क्या था? वो जो हमेशा ही अपने आप को मनवाती आई थी, अब एक ऐसे शख्स के सामने बिछी जा रही थी जो मुस्तकिल 3 सालों से नो लिफ्ट का बोर्ड लगाए हुए था। उसने उस्मा को देखा, जिसके कहने पर, समझाने बुझाने पर उसने अपना रवैया बदला था। जलते जहन और खोलती निगाहों से उसने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। पहले फ़करी और फिर जमील और अदनान को उतारा और फिर उस्मा को लिए आगे बढ़ गई। देख लिया तुमने? तवील खामोशी के बाद वो फट पड़ी। तुमने उसकी कहीं ज़्यादा इंसल्ट की है। वो हंस दी तो उसका गुस्सा भी ठंडा होता गया। फिर न जाने कितने दिनों बाद उसे एक मौका हाथ आ ही गया। अयाज अपने मखसूस अंदाज में खड़ा था। अबारा बालों की खूबसूरत सी लट माथे पर इसी खूबसूरती के साथ झूल रही थी। अयाज, उसने गाड़ी बिल्कुल नज़दीक ले जाकर रोक दी। वो खामोश ही खड़ा रहा, बेरुखी बेनियाजी के साथ, जैसे उसका वजूद उसके लिए किसी हैसियत का हामिल ही ना हो। मैं आलिया हूँ अयाज, वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आई, बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट लिए कुछ करीब आ खड़ी हुई। जानता हूँ मोहतरमा, इसीलिए तो आपसे हमेशा दूर रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको जब फुर्सत मिलती है मुझसे दिल लगी करने लगती हैं। वो दूर होता हुआ बोला। क्या आज किसी और लड़के ने लिफ्ट नहीं कराई? वो चुपते हुए लहजे में बोला। वो तड़प गई, ज़ख्मी नागन की तरह तिलमिलाती हुई। आलिया के ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए। वो ऐसी सख्त बात सुनने की कहाँ आदी थी और दौलत के नशे में चूर, आला और अरफा मुकाम की दावेदार थी। ये कौन सा दर्जा दिया था इन गंभीर खामोशियों ने उसे? वो बल खाकर पलटी, जैसे उसका मुंह ही नोच लेगी। वो जहाँ भर की हकारतें लिए उसे इसी एतमाद से आंखों में आंखें डाले खड़ा था। क्या समझते हैं आप? क्या समझते हैं आप मुझे? जमात संभल कर बात करें। ये मेरी शराफत थी 2 टके के इंसान, ट्यूशन पढ़ाकर पेट भरने वाले मास्टर, कि मैं तुमसे बात कर लिया करती थी। वरना सेठ अहमद हुसैन की लड़की तो तुम जैसे 10 सोने में तोल सकती है। वो चिंघाड़ते हुए बोली। बहुत देखे हैं ऐसे तोलने वाले अमीर, वो नफ़रत से बोला। चलते हो मुझसे, मेरे बाप की दौलत से, मेरी लंबी कारों से। कितने लाख चाहिए बोलो? करोड़ों की बात करो, उसका इंतज़ाम भी हो सकता है। इस दफ़ा फ़कीरों और गरीबों में खैरात ना बांटी, तुमको दे देंगे। वो आखिरी हदें छू रही थी। चली जाओ यहाँ से, वो पैर झटक कर बोला। हज़ारों लाखों खैरात करने का दावा करने वाली मुफलिस लड़की 3 सालों से तो मैं देख रहा हूँ। दुपट्टा खरीद लेना ओढ़ने के लिए। वो उसे नदामत दिलाने वाले अंदाज में तेज़ी से मुड़ा। है तुम्हारे पास इतना पैसा? वो जाते जाते नफ़रत से बोला। हकारत से भरपूर आंखें उसे अपनी रूह में चुभती हुई महसूस हुईं। फिर आलिया ने दहकते अलाव से जहन के साथ अपने दुपट्टे से बेनियाज वजूद को देखा। 3 सालों की क्या बात, वो तो बचपन से लेकर आज तक इस नाम की किसी चीज़ से महरूम थी। और इतनी सच्ची हकीकत का इंकशाफ होने के बाद दूर पुरवकार से कदमों से चलते हुए यास को देखने के साथ साथ अहमद हुसैन की अकलौती बेटी अपनी गुर्बत पर सुलगती रह गई। उम्मीद है पिछली तमाम कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आई होगी। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
आप जैसे बाज़ौक़ लोगों से उम्मीद है कि आप ऐसा हरगिज़ नहीं भूलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।